हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। हम लोग जो है क्लास 10 के बायोलॉजी की सीरीज में हम लोग न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़े लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बाद हम लोग डाइजेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कैपिलरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और हार्ट कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। उसमें जो अगला टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन, या इसी को आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल में भी और प्लांट में भी, या इसको कह सकते हैं आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यानी इस टॉपिक को आप तीन तरह समझ सकते हैं, या तो आप कहें सर्कुलेटरी सिस्टम, या आप कहें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या आप इसको कहें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्योंकि कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या है भाई ये, क्या है देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स। हायर एनिमल मतलब कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, ये सब लोअर एनिमल है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे एनलिडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, फिर कार्डेटा, उसमें भी हेमी कार्डेटा, उससे भी आगे बढ़ते वर्टिब्रेटा, ये सब जो हायर एनिमल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डेटा और सम नॉन कार्डेटा, उसमें भी एनलिडा, इसमें कि अर्थवर्म आता है, लीच आता है, नेरिस आता है। उनकी बात की जाए अगर तो ज्यादातर कार्डेटा और कुछ नॉन कार्डेटा ये क्या रखते हैं, हैव सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड का और लिम्ब का। तो ऐसा सिस्टम ह्यूमन के अंदर या हायर एनिमल्स के अंदर, कुछ नॉन कार्डेट्स के अंदर, जैसे एनलिडा में कुछ सिस्टम ऐसे पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसका, ब्लड का और लिम्ब का। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनके सपोर्टिंग ऑर्गन को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी ऑर्गन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स क्या है, इनके बारे में हम सिक्वेंसली समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ये ब्लड का और लिम्ब का ही नहीं, CO2 और O2 का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं हीमोग्लोबिन की हेल्प से। तो हम देखते हैं आगे कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और देखते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए पहले तो देखते हैं टाइप से पहले कि फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका क्या फंक्शन है। तो पहला है ये न्यूट्रिएंट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, इन सब को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। यानी ब्लड में जो है फिल करके, ब्लड के अंदर घुल करके जो है ये जो है चीजों को यहां से वहां तक शरीर में पहुंचाता है। और क्या, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड का ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो यूरिया का सिक्रीशन करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। ये बात हम आपको जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाएंगे, किडनी के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे। जैसे ह्यूमंस में यूरिया का जो है एक्सक्रीशन होता है ना, यूरिक एसिड जो है बर्ड्स वगैरह में सिक्रीशन होता है, अमोनिया जो एक्वेटिक एनिमल है उनमें सिक्रीशन होता है। तो वो जो सिक्रीशन हुआ वो ब्लड में ही मिला करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो यानी कि और क्या फायदे हैं सर्कुलेशन का, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। और किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। और किसका करेगा, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी ये सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या है, फंक्शंस है। आप अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या फंक्शन है, तो आप इजिली इसमें से 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं और 1 नंबर गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, या बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, या इसको हम ब्लड वैस्कुलर शॉर्टकट में BVS, यहाँ पे C है लिखा गया, ये C नहीं है, ये B है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और दूसरा है लिम्फेटिक वैस्कुलर सिस्टम, यानी LCS, लिम्फेटिक वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे, ब्लड को पढ़ेंगे, आर्टरी को पढ़ेंगे, वेन्स को पढ़ेंगे, कैपिलरीज को पढ़ेंगे। और लिम्फेटिक वैस्कुलर सिस्टम में हम लोग जो है लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, यानी ब्लड का ही फिल्टर पार्ट लिम्फ कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर हम देखें अगर तो सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ये क्या है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ये B है ना, C लिखा गया है, ये B है। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कितने कंपोनेंट हैं, इसका पहला कंपोनेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट।
और हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसको एकदम याद कर लीजिए एकदम कि हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और इसमें ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके स्टडी को एंजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। इसी के अवरोध को, इसी के बैरियर को हम एंजियोप्लास्टी कराते हैं, ठीक है। इसमें आर्टरी पढ़ेंगे, वेन्स पढ़ेंगे, कैपिलरीज पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। और ब्लड के स्टडी को हिमेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिमेटोलॉजी बोला जाता है। हमने क्या क्या बताया आपको, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी, ब्लड वेसल स्टडी को एंजियोलॉजी, ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी। हमने आपको बायोलॉजी के 3 ब्रांच के बारे में बता दिया। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना मैक्सिमम बन जाती है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एंजियोग्राफी कराते हैं। ब्लड में अगर कोई बैरियर आ जाता है, आपके आर्टरी वेन्स में कोई बैरियर आ जाता है, उसका एंजियोग्राफी कराते हैं और उसको ठीक कराना एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। यानी नॉलेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के नॉलेज को क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी बोलते हैं। अब जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड सिस्टम है, ये सबसे पहले यानी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। किसने खोजा था भाई, विलियम हार्वे। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है किस पर खोजा था, ऑन स्नेक, स्नेक पे खोजा था, ठीक है। और स्टडी ऑफ ब्लड सिस्टम को हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, अभी हमने बताया विलियम हार्वे। इन्होंने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, स्नेक पे। अकॉर्डिंग टू विलियम हार्वे, विलियम हार्वे के हिसाब से क्या कहा जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू विलियम हार्वे ब्लड गोज टू हार्ट बाय वेन्स एंड रिटर्न्स बाय आर्टरीज। इसको कैसे समझेंगे, ये बात हम आपको हार्ट में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ये हमारा हार्ट है, ये कह रहे हैं विलियम हार्वे, ये कह रहे हैं कि जो वेन्स हैं वो ब्लड को हार्ट में लाते हैं। जो वेन्स हैं ये ब्लड को हार्ट में लाते हैं। कौन कौन लाते हैं, जैसे पल्मोनरी वेन है ना, ये लंग से लेके आता है। और वेना केवा, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये ब्लड को कहां से लाते हैं, बॉडी पार्ट के ऊपर से, बॉडी पार्ट के नीचे से इम्प्योर ब्लड के ले आते हैं एट्रियम में। कहां लेके आते हैं, एट्रियम में। और ब्लड रिटर्न बाय आर्टरी, ये दोनों आर्टरीज हैं, इसको बोलते हैं एओर्टा, इसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी। तो यानी ये कह रहे हैं कि ब्लड वेन्स के द्वारा हार्ट में आता है और आर्टरी के द्वारा ब्लड निकल जाता है। यानी ब्लड लिखा हुआ है ब्लड गोज टू हार्ट, यानी ब्लड हार्ट को जाता है वेन्स की सहायता से और रिटर्न होता है आर्टरी की सहायता से। ऐसा इनका कहना था विलियम हार्वे का। तो समझ गए, हम लोग हार्ट आगे पढ़ेंगे और आपको और हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे बात किए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है। एक प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम या प्राइमरी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा सेकेंडरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। अभी हमने बताया कि हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड और हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, यानी जो प्राइमरी सिस्टम मेरे यहाँ सर्कुलेशन का है बॉडी में, उसमें ब्लड आएगा और हार्ट आएगा। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक को प्लाज्मा बोलते हैं जो टोटल ब्लड का 55% बनाता है, एक ब्लड कार्बोसेल्स है जो टोटल ब्लड का 45% बनाता है। और ये 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का होता है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप का होता है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एग्नोसाइट 2 टाइप का होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट हमारा 2 जगह लोकेटेड होता है। देखिए बायोलॉजी में आपको इस तरह समझाया जाता है कि जो चीज आगे से दिखाई दे रही है इसको वेंट्रल बोलते हैं, जो चीजें बैक में दिखाई दे रही है, जो कि आगे से नहीं दिखाई दे रही है, पीछे सिचुएटेड है, उनको हम डॉर्सल बोलते हैं। और बगल के साइड को हम लैटरल बोलते हैं। तो आगे वो क्या बोलते हैं, वेंट्रल, पीछे क्या बोलते हैं, डॉर्सल, बगल को क्या बोलते हैं, लैटरल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हार्ट है वो इनवर्टिब्रेट में डॉर्सली लोकेटेड होता है। डॉर्सली मतलब पीछे साइड में है। जैसे इनवर्टिब्रेट में कौन आएगा, प्रोटोजोआ टू इकाइनोडर्मेटा, यानी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्क्लेमिन्थेस, एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा तक के जीवों में हार्ट कहां लोकेटेड होता है, डॉर्सली। लेकिन वर्टिब्रेट की बात करें जिसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स, पीसेस, ये सब में हार्ट कहां होता है, वेंट्रली होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, पूछ सकता है कि ह्यूमन हार्ट कहां सिचुएटेड है, डॉर्सली या वेंट्रली, तो आप क्या बताएंगे, वेंट्रली बताएंगे।
अब जो सेकेंडरी सिस्टम है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, इसमें हम लिम्फ के बारे में बोलते हैं। लिम्फ के बारे में हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ समझा कि दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग में है, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक को कहते हैं ओपन टाइप और एक को बोलते हैं क्लोज टाइप। पहला है ओपन टाइप और दूसरा है क्लोज टाइप। ओपन टाइप का मतलब कि ब्लड जो है पूरी तरीके से बॉडी में फ्लो कर रहा हो और ऑर्गन्स उसमें डूबे हुए हो, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर क्लोज है, इसका मतलब है कि ब्लड जो है किसी आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी में फ्लो हो रहा है ना। तो अगर सीधे बाहर फ्लो हो रहा है और आर्गन उसमें डूबे हुए हैं तो उसको ओपन टाइप बोलते हैं, और अगर किसी आर्टरी और वेन्स में ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप कहां पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहां पाया जाता है। आप एग्जांपल लिखेंगे, आर्थ्रोपोडा, इसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, काकरोच आता है। मोलस्का, मोलस्का में जो है सीफेलोपोडा को छोड़ करके इसमें जितनी बिरादरियां आती हैं, जैसे पाइला हो गया, यूनियो हो गया, ये सब में जो है कैसा पाया जाता है? तो क्लोज टाइप, सॉरी ओपन टाइप पाया जाता है। मॉस्किटो में कैसा पाया जाता है? मॉस्किटो भी एक आर्थ्रोपोड सी है, जो इसमें कैसा पाया जाता है? ओपन टाइप। लीच, जो कि एक एनलिडा का जीव है, इसमें लीच जिसको आप बोलते हैं हिरुडिनेरिया, यानी कि लीच यानी कि जोग जिसको बोलते हैं आप, इसमें किस टाइप का पाया जाता है? ओपन टाइप का। क्लोज टाइप कहां पाया जाता है? तो क्लोज टाइप फाउंड इन मैमल्स, यानी मैमल्स में, एनलिडा में, एनलिडा में भी कहां? अर्थवर्म में, और सिफेलोपोडा में, सिफेलोपोडा में कहां? जो मोलस्का का पार्ट था, कार्डेटा में, कार्डेटा में, सभी कार्डेटा में, हीमीकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा, सभी में जो है कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है? तो सभी में जो है क्लोज टाइप पाया जाता है। अब देखिए, अगर आप 9th में अगर क्लासिफिकेशन आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये बात पहले समझनी होगी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो कैटेगरी में रखा गया है, एक इनवर्टिब्रेट और एक वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट उनको बोलते हैं जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता, उनको इनवर्टिब्रेट कहा जाता है, और जिनमें पाया जाता है उनको वर्टिब्रेट कहा जाता है। इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, यानी प्रोटोजोआ जैसे अमीबा पैरामीशियम, पोरीफेरा जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा जैसे हाइड्रा, प्लेटीहेल्मिन्थी जैसे टीनिया, एस्क्लेमेंथी जिसको आप राउंड वन बोलते हैं जैसे स्केरिस, एनलिडा जैसे केचुआ, जोक, ये सब है ना। आर्थ्रोपोडा जितने कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट की बिरादरी है, उनको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। मोलस्का यानी इनका शरीर सॉफ्ट होता है, बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, जैसे पाइला, यूनियो जिसको शंखा बोलते हैं। इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आता है, तारा मछली आता है, इन सभी को हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। बाकी इसके बाद कार्डेटा का नंबर आता है, यानी वर्टिब्रेट का नंबर आता है, उनमें जो है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एविस, पीसेस, ये सब क्या है? ये सब कार्डेटा है। तो कार्डेटा में कैसा है भाई? कार्डेटा में जो है क्लोज टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि ह्यूमन में किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, तब क्या बताएंगे? ओपन की क्लोज? तो आप बताएंगे क्लोज टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ना ओपन पाया जाता है ना क्लोज पाया जाता है, मिक्स पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? मिक्स सर्कुलेशन पाया जाता है, जैसे फिश, जैसे फ्रॉग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो हम लोग का जो हार्ट होता है, हम लोग का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है, और यहाँ पे बीच में जो सेप्टम लगा हुआ है ये प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड से मिलने नहीं देता है। लेकिन जो फिश है, मछली है, उसमें जो है हार्ट के 2 ही चैम्बर होते हैं। तो हार्ट के 2 ही चैम्बर होते हैं, तो यहाँ पे ब्लड, प्योर जो ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, उनका आपस में मिक्सिंग हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि मिक्स टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिश में कैसा सर्कुलेशन? मिक्स टाइप का। ह्यूमन में कैसा? क्लोज टाइप का। अगर आर्थ्रोपोडा में की बात करें तो ओपन टाइप का। आप इसको याद रखेंगे। यानी मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग यानी मैन, इस क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी मेन जो सर्कुलेशन होता है ह्यूमन में वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। यानी हमको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में ही पढ़ना है, यानी इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है इसको जानने से पहले हम पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मेन कंपोनेंट क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। हमारा थीम भी ब्लड ही है। तो ब्लड के बारे में पढ़े, तो ब्लड के बारे में हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या? ब्लड के स्टडी को हीमेटोलॉजी बोलते हैं, हम आपको दूसरे स्लाइड में बताए थे। और ब्लड क्या है? ब्लड के क्या कैरेक्टर फीचर हैं,
क्या ब्लड के फीचर हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्लड एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा ब्लड एक फास्ट कनेक्टिव टिश्यू है। यानी ब्लड के ये 3 मेन फीचर हो गए। क्यों फास्ट बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी नर्व सेल नहीं, सॉरी, इसमें कोई भी ब्लड सेल ऐसा नहीं होता है जो डिवाइड हो, यानी ये नेवर डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते हैं और इनके मैट्रिक्स में, इनके प्लाज्मा में फाइबर नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ब्लड एक फास्ट कनेक्टिव टिश्यू है और ये एक फ्लूइड के रूप में है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ये तीनों बात याद रखेंगे, ब्लड क्या है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और फास्ट कनेक्टिव टिश्यू, ये आप याद रखेंगे। अब मेन देखिए, अगर आपसे कहता है कि आपके शरीर में जो बोन है वो एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जो बोन है वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि जो ब्लड है वो सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए कि बोन सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड सबसे सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे आप याद रखेंगे। ब्लड के बारे में और बात देखें और कैरेक्टर देखें तो ब्लड क्या है? साल्टी टेस्ट का है, यानी नमकीन स्वाद में है। ब्लड स्लाइटली हैवियर देन वाटर, ब्लड क्या है? वाटर से भारी है। इसलिए आप देखते हैं चोट लग जाती है अगर खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है और उसको पानी में अगर उंगली डाल देते हैं तो पहले ब्लड घुल जाता है पानी में, उसके बाद वो नीचे बैठ जाता है। तो पानी से भारी है तभी तो बैठ जा रहा है, इसलिए हैवियर है वाटर से। इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है वाटर से। विस्कोसिटी मतलब श्यानता, यानी चिपचिपापन। आप देखते हैं चोट लग जाता है तो ब्लड में चिपचिपापन आता है, यानी अंगुलियों पे आप दबाएंगे तो चिपचिपापन लगेगा। इसकी क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी 4 होती है, इसके वजह से वाटर से ज्यादा चिपचिपा है। और ब्लड एल्कलाइन नेचर का, क्यों? क्योंकि इसका पीएच 7.3 से 7.5 के बीच होता है। अगर आपसे एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप 7.2 लिखेंगे या 7.3 लिखेंगे, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? इतना अच्छा एक जगह कलेक्शन आपको दिया जा रहा है कि आपको एकदम कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। और क्या है भाई? ब्लड इज ट्रांसपेरेंट, यानी ब्लड कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, यानी आर पार देखा जा सकता है। अगर ब्लड O2 रिच है तो ये रेड कलर का होगा, CO2 रिच है तो पिंक कलर का होगा, यानी ब्लड के 2 कलर हमें दिखाई देने को मिलेंगे। अब ब्लड किसका बना हुआ है? ब्लड 7 से 8% टोटल बॉडी वेट, यानी हमारे पूरे बॉडी वेट का कितना परसेंट? 7 से 8%, यानी 7 to 8% बॉडी वेट बनाता है ये। और ब्लड का वॉल्यूम अगर देखें, ब्लड की मात्रा अगर देखें, अमाउंट देखें, तो अगर मेल है तो उसमें जो है 5 से 6 लीटर, अगर फीमेल है तो 4 से 5 लीटर। ऑन एवरेज बात करें तो 5 से 5.5 लीटर, यानी 5 to 5.5 लीटर्स होता है एक एवरेज, अगर बात करें ह्यूमंस की बात करें तब। लेकिन मेल फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में ब्लड मेल के मुकाबले, मेल के कंपैरिजन में कम होता है। अब हम ब्लड का फॉर्मेशन देखें तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से सवाल 100% आएंगे। क्या आपसे पूछेगा कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, यानी जब भ्रूण अवस्था में रहते हैं, जब मां के गर्भ में रहते हैं, फीटस रहते हैं, उस समय ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ब्लड का फॉर्मेशन 2 जगह होता है उस समय। एक पहला लीवर में, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं, ये जो है इरेज हो गया है। पहला लीवर में और दूसरा जो है, दूसरा कोई बताएगा? बताओ भाई, कोई बताए? कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला लीवर में और दूसरा कौन बताएगा भाई? पहला इमेज स्टेज में कहां बन रहा है? लीवर में। और दूसरा एक थैली जैसी रचना होती है, कोई बताए? जिसे कि ब्लड बैंक बोलते हैं, स्प्लेन। क्या बोलते हैं? स्प्लेन। अब यहाँ स्प्लेन से जुड़ा 2-4 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं रुक के आपसे पूछ रहा था कि आप मुझे बताएं। मन में सोचें कि आप सही सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे। अगर सही सोच रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है, आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता है। तो स्प्लीन के अंदर और लीवर के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड बनता है। अगर लीवर की बात करें तो लीवर को हीपर भी कहा जाता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है बॉडी में। और अगर हम स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। क्योंकि जब आरबीसी का डेड हो जाता है, क्योंकि हर ब्लड की अपनी एक एज है, जैसे आरबीसी का 120 डेज है, 120 डे बाद जो मर जाएगा ना, डेड कर जाएगा, तो डेड कर जाएगा तो कहाँ स्टोर होगा? ब्लड बैंक में, यानी स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। मिनिमम 250 ml ब्लड स्टोर करने की कैपेसिटी है स्प्लीन में। स्प्लीन क्या करता है? ब्लड को स्टोर करता है, इसलिए इसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं।
मरने के बाद इस्लाम धर्म में लोग कहाँ जाते हैं? कब्रिस्तान में जाते हैं, इसलिए इसको जो है ग्रेवयार्ड बोलते हैं। और ये लोकेटेड कहाँ होता है? बैक साइड ऑफ स्टमच, यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ स्टमच में यहाँ पे पाया जाता है। ये जो है आपका स्प्लेन, जो ब्लड को क्या करता है? डेड ब्लड को स्टोर करता है। अगर अचानक आवश्यकता पड़ती है, अगर आपको अचानक आवश्यकता पड़ती है ब्लड को, तो ये स्प्लेन तुरंत आपको ब्लड प्रोवाइड करता है, जो है डेड होने के बाद भी ब्लड प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एडल्ट है, अगर कोई व्यक्ति एडल्ट है तो उसमें फिर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा। कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा, याद रखेंगे। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्प्लीन और लीवर में ब्लड बनेगा, लेकिन एडल्ट स्टेज में जो है कहाँ बनेगा? बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई एक लॉन्ग बोन हम बना दें, ये एक लॉन्ग बोन हम बना दिए, तो लॉन्ग बोन के अंदर जो लिक्विड होता है उसी लिक्विड को हम बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, तो बोन मैरो इसको बोलते हैं। यहाँ पे बोन मैरो में ब्लड बनता है। ये बोन मैरो जो है दो टाइप का होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। ये ब्लड का ही फॉर्मेशन करता है। अब आगे हम देखते हैं कि ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया को, यानी प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमेटोपोएसिस। क्या बोलते हैं? हीमेटोपोएसिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हीमेटोपोएसिस क्या है? व्हाट इज मीन बाय हीमेटोपोएसिस? तो आप बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोपोएसिस। अब अगला देखते हैं ब्लड के फंक्शंस क्या है। यानी हम ब्लड पढ़ लिए तो ब्लड के फंक्शंस देखते हैं कि क्या है ब्लड के फंक्शंस। तो ब्लड के जो फंक्शंस हैं, ये पहला तो मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, यानी आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, उसी को ये मेंटेन रखता है। और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। आपको पता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन, पैराथार्मोन, है ना, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, जैसे एडीएच, जैसे वैसेप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं, उस हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स जिस ग्लैंड से निकलते हैं वो डक्टलेस हैं। कैसे हैं? डक्टलेस हैं। तो बिना डक्ट के हैं, बिना किसी पाइप, बिना किसी नली के हैं, तो डायरेक्ट ब्लड में भर जाते हैं। अब ब्लड की सहायता से पूरे बॉडी में चले जाते हैं। तो यह ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स का, और ट्रांसपोर्ट करता है रिस्पिरेटरी गैसेस का, यानी CO2 और O2 का भी ये है, क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। किसके हेल्प से? हीमोग्लोबिन की हेल्प से। अभी हम अगले साइड में इसको देखेंगे। और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है जो है वेस्ट फूड का और एनर्जी का और यूरिया का, इसका भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है, ये इन्फेक्शन से फाइट करता है, WBC, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिजीज से, WBC, और पीएच को कंट्रोल करता है, यानी एसिडिक बेसिक को भी मेंटेन करता है, और बॉडी को क्लीन करता है। ये हमारा जो है फंक्शन हो गया ब्लड का। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 लाइनर या 2 नंबर का कि राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड, तो आप ब्लड के फंक्शन लिख देंगे, आराम से लिख देंगे। हमने 10 पॉइंट लिखा है, आप 5 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी 2 नंबर आपको गेन हो जाएंगे। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड कोआगुलेंट, यानी ब्लड को जमाना। तो देखिए प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन दो ऐसे प्रोटीन हैं जो ब्लड को जमाते हैं। यानी ब्लड के हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो ब्लड है वो कोआगुलेंट का काम करता है। यानी कि प्लाज्मा में जो है 6 प्रोटीन पाई जाती है, उसमें 2 प्रोटीन का नाम है, एक का नाम है प्रोथ्राम्बिन और एक का नाम है फाइब्रिनोजन। ये दोनों ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं उस कंडीशन में जब आपको चोट लग जाता है। तब आपको जैसे ही चोट लगता है, आप देखते हैं 2-3 मिनट के अंदर ब्लड बहना बंद हो जाता है, यानी ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड जमना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं कोआगुलेशन, यानी कि जमना। तो ये कौन करता है? ये 2 प्रोटीन करते हैं। अभी आगे हम बताएंगे आपको प्लाज्मा में दोनों प्रोटीन होते हैं, इनका प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम याद कर लेंगे। और अगर एंटीकोगुलेंट पूछता है अगर आपसे, तो हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, जमने नहीं देता है। तो आपसे पूछता है कि ब्लड कोआगुलेंट कौन है, तो आप बोलेंगे प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। अगर आपसे कहता है एंटी ब्लड कोआगुलेंट कौन है, तो आप बताएंगे हिपैरिन। दोनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वो कोआगुलेंट है और ये एंटी कोआगुलेंट है। एंटी कोआगुलेंट कौन है? हिपैरिन। कोआगुलेंट कौन है? प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। इसको आप याद रखेंगे। ब्लड को स्टोर किया जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे एंटी कोआगुलेंट रहता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर क्या है? ब्लड का मेजरमेंट है। ब्लड का मेजरमेंट क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर।
इससे हम मेजरमेंट करते हैं ब्लड का। अब ब्लड का जो कलर है, ऐसा नहीं है कि ब्लड का कलर रेड ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ब्लड का जो कलर है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन का ब्लड रेड होता है, क्यों? उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर हम बात करें कॉकरोच की, उसका ब्लड व्हाइट होता है, तो उसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है। अगर हम बात करें ऑक्टोपस की, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोसाइनिन होता है, जिसकी वजह से ब्लड कैसा होता है? ब्लू होता है। इसका मतलब कि ब्लड व्हाइट भी हो सकता है हीमोलिम्फ के कारण, ब्लड रेड हो सकता है हीमोग्लोबिन के कारण, ब्लड नीला हो सकता है हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन किसमें पाया जाता है? ऑक्टोपस में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब जो ब्लड का स्टोरेज है, वो ब्लड कहां स्टोर होता है? अभी हमने बताया कि ब्लड मरने के बाद, डेड होने के बाद ब्लड कहां स्टोर होता है, तो अब हमने बताया आपको स्प्लीन में, जिसको कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, है ना, या इसको स्टोरेज ऑफ ब्लड बोलते हैं। हमने आपको कई नाम से इसको बताया। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो बॉडी में अगर ब्लड स्टोर हो रहा है तो कहां? स्प्लीन में। अगर लैब के अंदर स्टोर हो रहा है ब्लड, तो 4 डिग्री यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 डेज तक उसमें ऑक्जिलेट मिक्स करके ब्लड को रखा जाता है, जिसको हम ब्लड बैंक जहां बोलते हैं, वहां पे ब्लड इसको रखा जा सकता है 40 डेज तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्जिलेट को मिक्स करके हम ब्लड को 40 दिन तक रख सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए यहां पे ब्लड का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये उतना साफ नहीं लग रहा है, हम देखिए यहाँ पे अलग से आपको लिखते हैं, आपको एकदम याद हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम ब्लड का क्लासिफिकेशन करें तो ब्लड के 2 पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, हम फ्लो चार्ट पे ही ज्यादा चलते हैं। एक को कहते हैं हम प्लाज्मा, एक को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, और दूसरे को क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पोसेल्स या ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में क्या क्या है? तो देखिए उस प्लाज्मा में वाटर है, उस प्लाज्मा में क्या है? वाटर है। उस प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट, जब आपको बहुत ज्यादा दस्त उल्टी हो जाता है तो डॉक्टर आपको इलेक्ट्रॉल देता है, यानी इलेक्ट्रॉल शब्द कहां से आया? इलेक्ट्रोलाइट से ही आया है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉल में क्या रहता है? सोडियम और क्लोराइड होता है। ये सोडियम और क्लोराइड क्या करता है? आपके सेल्स टू सेल, यानी सेल से सेल तक जाने वाले एनर्जी को, ग्लूकोज को, विटामिन को वो फ्लो कराता है। तो जब आपको उल्टी दस्त हो जाता है तो यही सोडियम, यही क्लोराइड कम हो जाता है, आपको सुस्ती महसूस होती है, आप थकान महसूस करते हैं अपने आप को, है ना। उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोलाइट ही है जो बाहर से दिया जाता है, तो बॉडी को बैलेंस करता है ना, बॉडी को एनर्जी देता है। ये इलेक्ट्रोलाइट भी कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में। इसमें बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब। और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, जैसे लिखा है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। ये जो एल्बुमिन है, ये आपके बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। जो ग्लोबुलिन है वो डिफेंस का काम करता है, आईजी का काम करता है। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन कई टाइप होते हैं, है ना, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में तो है नहीं आपको, बस आप ये जानते रहिए कि शरीर में एंटीबॉडी बनता है, उसी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम कई टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें ये किस काम में आ रहा है? डिफेंस के काम में आ रहा है, मतलब बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म जो है तय करता है। अगला है फाइब्रिनोजन, जो एक ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, पिछले स्लाइड में आपको बताए थे। और दूसरा इसमें भाग है ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पोसेल्स। तो ब्लड प्लाज्मा जो है ये 55% भाग बनाता है टोटल ब्लड का, अब ब्लड सेल जो है 45% भाग बनाता है। अब जो ब्लड सेल्स है ये फिर 3 टाइप का है, अगले स्लाइड में लिखा है, मैं यही बता दे रहा हूं आपको। एक को बोलते हैं आरबीसी, जिसको बायोलॉजिकली बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। एक होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको बायोलॉजिकली बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसको हम बायोलॉजिकली बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, यानी जो ब्लड कार्पोसेल्स है, जो ब्लड कार्पोसेल्स है वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। एक का नाम आरबीसी, एक का नाम क्या है भाई? आरबीसी। दूसरे का नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी। दूसरे का नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी। और तीसरे का नाम क्या है? प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब ये जो आरबीसी है इसको इथ्रोसाइट बोला जाता है, अभी हमने बताया। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, अभी हमने बताया। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, अभी हमने बताया।
अब ये जो आरबीसी है ये क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन है, इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। डब्ल्यूबीसी जो है, ये डब्ल्यूबीसी फिर दो टाइप की है, एक को बोला जाता है ग्रेन्युलोसाइट, एक को बोला जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होता है ये तीन टाइप का होता है, एक का नाम है न्यूट्रोफिल्स, एक का नाम है बेसोफिल्स और एक का नाम है एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप जानते रहे, इओसिनोफिल्स भी कहा जाता है। अब न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, फैगोसिटिक नेचर का होता है। फैगोसिटिक मतलब कि भक्षण खाना, यानी किसी चीज को खाना, डायरेक्ट मार के खाना, किल करना। तो जो बैक्टीरिया है, जो वायरसेस हैं, जो बाहर से एंटीजेंस आए हैं, जो रोग आए हुए हैं, उनको किल करके मारने खाने काम कौन करेगा, न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स कौन है भाई, हिस्टामिन और हिपेरिन। हिपेरिन अभी हमने बताया, हिपेरिन एक एंटी कोआगुलेंट है, अभी हमने बताया पीछे। और एसिडोफिल्स क्या है, आपको एलर्जी से प्रोटेक्ट करेगा, यानी किसी को एलर्जी अगर हुआ है इसका मतलब उसमें ब्लड का कौन सा पार्ट कमजोर हो गया है, तो एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का, यानी डब्ल्यूबीसी में एसिडोफिल्स की कमी हो गई तो उनको एलर्जी आसानी से काज कर जा रहा है। यानी कि अगर किसी पे तो एलर्जी है, इसका मतलब उसके ब्लड के कंटेंट में कमी आई है। ब्लड के किस पार्ट में कंटेंट में कमी आई है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी किस पार्ट में कमी आई है, तो आप बोलेंगे एसिडोफिल्स में, जिसको इओसिनोफिल्स भी कहा जाता है ना। उसी से इस्नोफिलिया शब्द आया है, इओसिनोफिल्स या इस्नोफिलिया, वहीं से पकड़ लेंगे। अब दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट, यानी ये वाला, ये दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। आप इस तरह से नहीं, जैसा मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं इस तरह से अपने कॉपी पे ड्रा करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक है मोनोसाइट और एक क्या है, लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट होता है वो भी फैगोसिटिक नेचर का होता है। फैगोसिटिक होता है कि ये खाने वाला काम, बैक्टीरिया वायरस को, यानी कि जो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनको ये सीधे खाने का काम करता है, ईट किल करके खा जाता है। ये फैगोसिटिक है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये वॉन्डरिंग हो, यानी पूरे ब्लड में घूम घूम के बैक्टीरिया वायरस को खाए, या फिर फिक्स हो, किसी एक जगह पे काम करें। ये भी, इनको मैक्रोफेजेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैक्रोफेजेज। अब जो लिम्फोसाइट है, ये तो हो गया मोनोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट है ये दो टाइप का होता है, एक बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, एक बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। बी मतलब वर्सा फैब्रिकस, वर्सा फैब्रिकस, और टी मतलब थाइमस। ये दोनों जो है लिम्फोसाइट के टाइप हैं। ये भी हमारे शरीर में जो है एंटीजेंस को किल करते हैं, शरीर में इम्यूनिटी बनाते हैं। इनका मेन जो रोल है वो इम्यूनिटी बनाने में ही है, तो आप याद रखें ये इम्यूनिटी बनाता है। तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट हो गया भाई, कोई दिक्कत यहां तक, नो दिक्कत। आगे हम लोग देखें तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो हमारे बॉडी में 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक होती है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आगे लिखा हुआ है, मैं जब वहां पहुंचूंगा तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्लेटलेट्स लिखा हुआ है, डब्ल्यूबीसी का प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हम प्लेटलेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। पहले ऊपर आते हैं, जो बातें वहां पहले उसको कर लेते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जो ब्लड है उसके हम लोग कैरेक्टर फीचर देखते जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, आप बोलेंगे लंग्स में, यानी O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है लंग्स में। अगर आपसे कहता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे किडनी में। कहाँ बताएंगे, किडनी में। दोनों बात को आप याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में प्यूरिफिकेशन में ऑप्शन में अगर किडनी दिया है, आप किडनी को लगाएंगे। लंग्स को दिया है तो लंग्स को लगाएंगे। दोनों दिया है तो किडनी को लगा देंगे, क्योंकि वहां पे प्यूरिफिकेशन का काम जो है किडनी का ऑप्शन सही करता है। जबकि एक्चुअली में देखा जाए तो प्यूरिफिकेशन कौन कर रहा है, लंग्स। प्योर कर रहा है, प्योर मतलब ऑक्सीजन को मिला देना और CO2 को निकाल लेना ब्लड में से, ये तो प्यूरिफिकेशन है। और ये काम कौन करता है, लंग्स करता है। इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर नंबर के बेसिस पे बात करें तो सबसे जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो आरबीसी है। क्यों, क्योंकि आरबीसी की जो साइज है वो सबसे छोटी होती है। तो कोई चीज अगर बहुत छोटी रहेगी तो ज्यादा ना होगा। एक डब्बा में अगर 10 ढूंढा बड़ा डालेंगे 10 आएगा, तो छोटा वाला 10 से ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब कि आरबीसी की साइज छोटी है तो ये संख्या में क्या है, नंबर में क्या है, ज्यादा है। उसके बाद किसका मतलब, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स उसके मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है और डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा होता है। अगर डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा होता है तो फिर डब्ल्यूबीसी की साइज बड़ी है, तभी तो संख्या की कम है। यानी कि नंबर के बेसिस पे सबसे ज्यादा नंबर आरबीसी में, उसके बाद प्लेटलेट्स में, फिर डब्ल्यूबीसी में।
अगर हम बात करें साइज की, तो साइज में सबसे बड़ा WBC होता है, फिर प्लेटलेट्स और फिर RBC, यानी कि सबसे छोटी साइज किसकी होती है? RBC की, इसीलिए RBC की मात्रा मैक्सिमम होती है। आप ऐसे कह सकते हैं अगर एक बूंद खून निकला उसमें 26 करोड़ RBC होता है, तो बहुत ज्यादा होता है। और ब्लड इज नेचुरल कोलाइड, ब्लड क्या है? एक नेचुरल कोलाइड है, इसमें हर चीजें जो है घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। अब अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे ब्लड के क्लासिफिकेशन के बारे में, ब्लड के कैरेक्टर के बारे में, ब्लड कितने टाइप होते हैं ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं अलग अलग प्लाज्मा अलग देखेंगे, RBC अलग, WBC अलग, प्लेटलेट्स अलग, है ना, इसको देखते हैं। इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा जो है टोटल बॉडी का 55% भाग है, ये लिक्विड और येलो कलर का है। येलो क्यों है भाई? क्योंकि इसमें बिलीरुबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिलीरुबिन। यही बिलीरुबिन कहां से निकल रहा है? लंग से। कहां स्टोर होता है? गॉलब्लैडर में। यही बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको जॉन्डिस हो जाता है, तो बिलीरुबिन के कारण येलो कलर का होता है। इसका भी पीएच ब्लड के पीएच की तरह होता है 7.3 to 7.4। ये नॉन लिविंग है। अगर हम प्लाज्मा में देखें, अभी पहले भी हम देखे थे कि प्लाज्मा में वाटर था 91%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट था 1 से 2%, प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 7%। कौन सा प्रोटीन? वही प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये सारे ये नीचे लिखा हुआ देखिए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन। ये 6 प्लाज्मा प्रोटीन है जो कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो परीक्षा में पूछ सकता है कि प्लाज्मा में कितने प्रोटीन पाई जाती है। आप बोलेंगे 6 प्रोटीन पाई जाती है। आपसे पूछेगा प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप उनका नेमली बताएंगे। क्या? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, है ना, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये आप बता देंगे। क्यों? इसमें से जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है। यानी कि आपके शरीर को चोट लग गया तो ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करेगा? यही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन करेगा। आपको इसके पहले भी हमने बताया था। अब अगर हम प्लाज्मा के फंक्शन की बात करें तो प्लाज्मा क्या करता है? पहले तो ब्लड क्लॉटिंग करता है, जैसे यहाँ पे देखा। ब्लड क्लॉटिंग में ये दोनों प्रोटीन तो जरूरी है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन जरूरी है, लेकिन साथ में इसके विटामिन के, कैल्शियम, ये भी जरूरी है। और 4 से 5 मिनट के अंदर आपका ब्लड क्या हो जाएगा? जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा और आप जान से बच जाएंगे आप। और क्या करता है ये? पीएच को कंट्रोल करता है, यानी एसिड बेस को मेंटेन करता है, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग कलर से, सीरम। सीरम क्या होता है भाई? लोग बोलते हैं कि उनको ब्लड चढ़ाया गया, उनको प्लाज्मा चढ़ाया गया, उनको सीरम चढ़ाया गया। क्या अंतर है दोनों में? ब्लड चढ़ाने का मतलब उसमें प्लाज्मा और ब्लड कार्बोहाइड्रेट दोनों चढ़ाया गया। अगर प्लाज्मा चढ़ाया तो केवल प्लाज्मा चढ़ाया है, उसमें ब्लड सेल्स नहीं चढ़ाया गया। लेकिन अगर कहता है कि वो सीरम चढ़ाया गया, इसका मतलब कि प्लाज्मा में से, जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए, यानी इस फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए, अब प्लाज्मा में जितनी चीजें बनती है, बचती हैं, उसी को हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। यानी सीरम इज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा विच लैक ऑफ फाइब्रिनोजन, यानी फाइब्रिनोजन की कमी के बाद जो प्लाज्मा में बचता है उसी को हम कहते हैं सीरम। बात समझ आए कि नहीं? तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाना है मतलब प्लाज्मा, ब्लड सेल्स दोनों चढ़ाया जा रहा है। किसी व्यक्ति को प्लाज्मा चढ़ रहा है मतलब केवल प्लाज्मा चढ़ रहा है, उसमें ब्लड सेल्स नहीं चढ़ रहा है। किसी को सीरम चढ़ रहा है तो प्लाज्मा का वो पार्ट जिसमें फाइब्रिनोजन नहीं है वो चढ़ाया जा रहा है, उसको हम सीरम बोलते हैं, और ये येलो कलर का होता है। तो आज के टाइम में जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ब्लड में से जो चाहिए केवल वही निकाला जा रहा है। सीरम चाहिए तो सीरम निकाला जा रहा है, प्लाज्मा चाहिए प्लाज्मा निकाला जा रहा है, पूरा ब्लड चाहिए पूरा ब्लड निकाला जा रहा है। इसका मतलब ये तकनीक अब बदल गई है। पहले क्या होता था कि ब्लड को पूरा निकाल लिया जाता था, उसमें सीरम को, प्लाज्मा को अलग अलग किया जाता था। लेकिन अब जो है केवल वही चीज ब्लड निकाला जा रहा है, बॉडी से, ब्लड के अंदर से जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए नेसेसरी है, अननेसेसरी चीज निकाल करके बाहर करके नुकसान नहीं किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा स्लाइड और प्लाज्मा समझ गए। अब हम ब्लड सेल्स में पढ़ते हैं। अब ब्लड सेल्स में पहला ब्लड सेल्स है आरबीसी, और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसका शेप बाइकॉन्वेव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ध्यान रहे, अगर आरबीसी यंग है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लिएटेड होगा, लेकिन आरबीसी अगर जो है यंग हो जाएगा तो उसमें वो न्यूक्लियस नहीं रह जाएगा, नॉन न्यूक्लिएटेड। लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन दो ऐसे जीव हैं, कैमल और लामा, दो ऐसे जीव हैं जिनमें जो है
आरबीसी में न्यूक्लियस होता है और ये बाई कॉन्वेक्स होते हैं, जबकि जनरली कैसे होते हैं, बाई कॉनकेव होते हैं, लेकिन ये बाई कॉन्वेक्स होते हैं। और अगर ये आरबीसी है, अगर ये आरबीसी बना दें तो इनके मेम्ब्रेन को डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है डोनन्स मेम्ब्रेन क्या है, तो आप बोलेंगे आरबीसी के मेम्ब्रेन्स को डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जैसे वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, वैसे ही आरबीसी के मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, डोनन्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक ड्रॉप यानी एक बूंद ब्लड में 26 करोड़ आरबीसी होते हैं। आप समझिए कितना ब्लड है, कितना आरबीसी है हमारे ब्लड में, और ये मैक्सिमम नंबर में है तो इनकी साइज स्मॉल होती है, पहले ही बता दिया। और नंबर डिटरमाइंड बाय हीमोसाइटोमीटर, यानी कि आरबीसी को डिनोट करने के लिए, आरबीसी को काउंट करने के लिए, आरबीसी के नंबर को देखने के लिए, संख्या समझने के लिए हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है भाई, हीमोग्लोबिन के अगर देखा जाए हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, ये हीमोग्लोबिन बारे में देखा जाए अगर तो क्या फंक्शन है भाई, पहला हीमोग्लोबिन एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा ये। इसमें हीम और ग्लोबिन नाम का दो पार्ट पाया जाता है। हीम एक पिगमेंट है जिसमें आयरन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। देखिए यहां से आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं एकदम लाइन से। क्या पूछा जाता है, पहला हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है, तो आप बोलेंगे हीमोग्लोबिन एक रिस्पिरेटरी प्रोटीन पिगमेंट है, पहले बात। दूसरा बात आपसे पूछेगा हीमोग्लोबिन किस दो पार्ट का बना होता है, यानी विच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स अप, तो आप बोलेंगे पहला हीम एक पिगमेंट है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा जो है एलिमेंट है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो आप बताएंगे आयरन, Fe। देखिए यहाँ पे 2 सवाल आपको बता देते हैं। अगर पूछता है क्लोरोफिल में कौन सा आयन है, या आपसे पूछता है हीमोग्लोबिन में कौन सा जो है एलिमेंट है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। यहां से सवाल बनता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ये सवाल पूछा जाएगा। अगर हम बात करें अगर एडल्ट की, एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें और वह एडल्ट अगर मेल है तो उसमें 14 से यानी 14 to 70 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। अगर हम बात करें फीमेल की तो 10 to 13 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। इसका मतलब इससे अगर कम हीमोग्लोबिन है, इसका मतलब ये O2 और CO का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, यानी आपके शरीर में वीकनेस महसूस होगी, यानी ब्लड की कमी होगी। मैक्सिमम जो बीमारियां हैं, डिजीज है, वो ब्लड में डिफिशियंसी की वजह से काज होती हैं। अगर ब्लड की डिफिशियंसी ना रहे अगर बॉडी में, तो आपको बीमारियां, आपको डिजीज जो है उतने नहीं प्रभाव डालेंगे जितना कि कम होने पे डालते हैं। तो बॉडी को फिट रखना है तो ब्लड को मेंटेन रखना है। अब जो आरबीसी है, इसके फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इसके फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, जिसके लिए विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन, आपको फिर मैंने बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के केमिकल नाम कैसे याद रखेंगे, है ना, तो हम आपको बताए थे। तो विटामिन B12 नेसेसरी है। अगर हम बात करें एम्ब्रियो में तो इसका फॉर्मेशन यॉर्क सैक में होता है। अब देखिए यॉर्क सैक क्या होता है, देखिए जब हम माँ के यूट्रस में रहते हैं, तो हम जो है 3 मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को बनाता है। लेकिन उस एम्ब्रियो के अंदर जब हम रहते हैं, एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं, तो हम 4 झिल्लियों से ढके रहते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉर्क सैक। क्या बोला मैंने, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉर्क सैक। इसमें जो यॉर्क सैक है ये एम्ब्रियो को ब्लड यानी आरबीसी बना के प्रोवाइड करता है। और अगर वो बच्चा फीटस है, फीटस मतलब वो 3 महीने से ऊपर का हो गया है माँ के जो है गर्भ में, तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में। मैंने बताया था लीवर में या स्प्लीन में। लेकिन अगर कोई एडल्ट हो गया है, जन्म के बाद अगर वयस्क हो गया है, उसमें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में। कितना अच्छा स्लाइड है। क्या पूछा आपसे, अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में हैं, भ्रूणी अवस्था में हैं, तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यॉर्क सैक में होगा। जब आप फीटस स्टेज में होंगे तो ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में या फिर स्प्लीन में या दोनों में होगा। जब आप एडल्ट हो जाएंगे तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में। यानी आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वो पूछ कहाँ रहा है, एडल्ट में या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर फीटस स्टेज में।
आप सब बताएंगे उस हिसाब से। अब लाइफ स्पैन की बात करते हैं। अगर आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करें ह्यूमन में तो 120 डे का होता है, अगर फ्रॉग की बात करें तो 100 डेज का होता है। आपसे मैक्सिमम मात्रा में ह्यूमन का पूछा जाता है कि ह्यूमन के आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, आप कितना बताएंगे? 120 डेज। इसको याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आना तय है। अगला क्वेश्चन, अगली बात, आरबीसी अगर इंक्रीज हो गई यानी बॉडी में आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो गई तो इस कंडीशन को, इस डिजीज को बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथीमिया। लेकिन अगर आरबीसी की मात्रा कम हो गई बॉडी में तो इसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अगर बॉडी में इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन यानी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है यानी आरबीसी कम है तो आपको हो जाएगा सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल मतलब होता है हंसिया, यानी आपका ब्लड जो राउंड होना चाहिए वो कैसा हो गया? सिकिल जैसा हो गया, यानी इसकी एफिशिएंसी ऑक्सीजन से घट गई, यानी ऑक्सीजन को लेकर ये कम चलेगा, यानी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी व्यक्ति की डेड हो जाएगी। यानी एनीमिया का एक टाइप है सिकिल सेल एनीमिया, और एक एनीमिया का ही टाइप है थैलेसीमिया, जिसमें कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन लो हो जाता है, कम हो जाता है, इसको बोलते हैं थैलेसीमिया। अब देखिए, हमने आपको भी पीछे बोला था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहां? रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी लंग्स में। अगर यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल में जाएगा तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कहां? सेल के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर। और अगर हीमोग्लोबिन वहां से वापस आएगा तो CO2 को बाइंड करके आएगा, इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी प्रोसेस सेल के अंदर होगी, और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर लंग्स में जाएगा तो CO2 को लंग्स में छोड़ देगा, ये बॉडी से आउटसाइड कर देंगे हम, और हीमोग्लोबिन फिर अलग हो जाएगा। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जुड़ने का काम रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, और छोड़ने का काम सेल्स में हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब पढ़ते हैं आरबीसी के बाद नंबर आता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और ये इसका अमाउंट 8000 यानी कि 8000 to 10,000 मिलीमीटर क्यूब होता है, और इसका फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी में नहीं था, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इरेगुलर से पता नहीं, इसका आकार नियमित निश्चित नहीं होता है, इरेगुलर होता है। ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हैं, इनका लाइफ स्पैन 2 से 12 दिन या 1 वीक का होता है। और अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा घट गई, मिनिमम हो गई, तो बीमारी को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया। देखिए, बायोलॉजी में जो मीनिंग्स हैं वो बड़े कठिन है, आप बार बार बोलेंगे तब याद हो जाएगा। यानी कि डिक्रीज डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइटोपिनिया, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइटोसिस, या इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर, या इसी को बोलते हैं ल्यूकीमिया। यानी ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, ल्यूकोसाइटोसिस, सब बातें की है। मींस आरबीसी का काउंट मैक्सिमम होना, ज्यादा होना। ठीक है, अगर हम रेशियो की बात करें तो 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होता है। यानी ऐसे इसको कह सकते हैं कि आरबीसी के मुकाबले, या यह कह सकते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ऐसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी के मुकाबले आरबीसी की मात्रा 600 गुना ज्यादा होती है। यानी डब्ल्यूबीसी साथ में कितना ज्यादा है? 600 गुना ज्यादा है, ऐसे याद रखेंगे। यानी 600:1, यानी 600:1। अब अगर हम डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस की बात करें, डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस की बात करें तो ये क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर, हमारे शरीर को इम्यूनिटी पावर मजबूती के साथ देता है। ये फैगोसाइटोसिस करता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह किल करता है, और ये इसको कई नाम से जाना जाता है। इसे जो है सोल्जर सेल बोला जाता है, फाइटर सेल बोला जाता है, बॉडीगार्ड सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन बिकॉज मेक एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी बनाता है, इसी वजह से इसको हम फाइटर सेल बोलते हैं। ये फाइट करता है किसके? एंटीजन के अगेंस्ट, या फिर इंफेक्शन के अगेंस्ट से फाइट करता है, इसलिए इसको हम फाइटर बोलते हैं। ये पिगमेंटलेस होता है क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट, कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ये कलरलेस है, व्हाइट कलर का है। और एड्स जैसे बीमारी में कोई हमको बताए कमेंट बॉक्स में कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? चलिए हम बता देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। लेकिन अब एड्स होता किससे है? HIV से, HIV वायरस से। अब आपको कमेंट बताना है HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ HIV वायरस। अरे ठीक है, एड्स जो डिजीज है इसमें WBC का ही नंबर लो हो जाता है।
WBC का लो हो जाना मीन्स शरीर जो है इम्यूनिटी कमजोर कर देता है, शरीर इम्यूनिटी कम हो जाता है और शरीर जो है बैक्टीरिया वायरस से फाइट नहीं कर पाता है। और TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी ल्यूकोसाइट को काउंट करना ही TLC कहलाता है। आप जांच कराने जाते हैं पैथोलॉजी में, वहां लिखा रहता है TLC। अब आप समझ जाएंगे TLC मतलब क्या होता है। अब अगला पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। हमने RBC पढ़ा, हमने WBC पढ़ा, अब हम प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, ये केवल मैमल्स का फीचर है। किसका फीचर है? केवल मैमल्स का फीचर है, मैमल से प्रेजेंट होता है। बाकी अन्य ऑर्गेनिज्म में, अन्य जीवों में प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है। और ये प्रिवेंट ब्लीडिंग, यानी ब्लड के बहने को, ब्लड के स्राव को रोकने काम करता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो गया या हाई हो गया, दोनों कंडीशन खतरनाक है। अगर ब्लड लो हो गया यानी प्लेटलेट्स लो हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है डेंगू में। जब आपको डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स का ही काउंट घटने लगता है, उसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी नंबर ऑफ ब्लड जो है कम हो जाते हैं, यानी नो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। अगर प्लेटलेट संख्या बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी तो आपके शरीर के जो पोर्स हैं, हर पोर से ब्लड निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और अगर प्लेटलेट्स हाई हो गया, ज्यादा हो गया, इंक्रीज कर गया, मैक्सिमम हो गया, तो आप इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी यहाँ पे ब्लड क्लॉट करेगा, यानी कोगुलेशन होगा। ये बात मैंने आपको पहले बताया। अब थ्रोम्बोपोएसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। अगर नॉर्मल काउंट की बात करें, अभी पीछे भी मैं बता रहा था, दोबारा आपको रिवाइंड कर रहा हूं कि प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 यानी कि 1.5 से 4.5 लाख, यानी कि 1.5 to 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब इसकी संख्या होती है। और ये भी नॉन न्यूक्लियर होता है, मतलब इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब कि WBC में भी न्यूक्लियस नहीं है, प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं है। ये भी कलरलेस है, WBC भी कलरलेस था। और ये क्या है? इज अ पार्ट ऑफ सेल, यानी ये सेल का एक पार्ट है, कंप्लीटली सेल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल, नॉट कंप्लीट सेल। और ये इसका फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में होता है। अभी हमने आपको बताया कि RBC और WBC का जो रेशियो होता है वो 601 होता है, उसमें प्लेटलेट्स को लगा दिया जाए, इसका 40 होता है। यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन तीनों का रेशियो देखें तो 600:1:40। ठीक है, इसे 40 क्या है? प्लेटलेट्स, 1 क्या है? WBC, और 600 क्या है? RBC। लाइफ स्पैन कितना होता है? 8 to 10 डेज। काउंट किससे करते हैं? CBC से। आप अक्सर सुनते हैं कि हम CBC कराने गए हैं, ब्लड की जांच में CBC कराने गए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। अभी आपको हमने TLC बताया, अभी क्या बताया था? TLC। अब क्या बता रहे हैं? CBC। और ये राउंड या ओवल शेप का होता है। किस शेप का होता है? राउंड या ओवल शेप का होता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने 52.5 मिनट में, यानी कि 15.33 मिनट में हमने जो है इस ब्लड वाले पार्ट को, यानी कि हिमेटोलाइज को बोलते हैं, ब्लड वाले पार्ट को हमने अच्छे से समझा, अच्छे से नोट्स तैयार किया। आप इसको जो है बीच में वीडियो को रोक के पॉज करके जो है आप इस अच्छे कंटेंट्स को अपने नोट्स पे लिखें, उसको रिवाइज करें, थ्राइज करें, इसके कारण आपको जो है पूरी तरीके से मेमोरी में एकदम लॉक हो जाए, एकदम एग्जाम के टाइम धड़ाधड़ बाहर निकले। लेकिन इसके लिए आपको इसको नोट्स बनाना होगा, नोट्स लिखना होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपका नोट्स प्रिपेयर होता रहेगा। बहुत जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एग्जाम से पहले आपके सिलेबस खत्म हो जाए। हर चैप्टर के PYQ, MCQ, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन, मैचिंग कॉलम क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्डियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।